हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। और पहला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने किसे बीसीसीआई का लोकपाल नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं न्यायमूर्ति दिनाकरन, न्यायमूर्ति डीके जैन, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ललित। सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति डीके जैन। अब समझिए, डीके जैन अब बीसीसीआई के पहले ओम्बुड्समैन हुए या लोकपाल। इन्हें अगर लोग लोकपाल के नाम से भी जानते हैं, तो बीसीसीआई का अगर कोई पहला लोकपाल कौन है तो बनेंगे डीके जैन। किसने नियुक्त किया? सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के खंडपीठ ने इसे नियुक्त किया। कौन कौन जज थे? एस ए बोबडे और जस्टिस अभय मनोहर सापरे की बेंच ने 6 वकीलों के सहमत हो जाने के बाद जैन को लोकपाल नियुक्त किया। अब ये लोकपाल वहां पे नियुक्ति क्यों होनी थी, इसका रीजन क्या था, इसके पीछे की क्या कहानी है, सब बताऊंगा, समझिए। बीसीसीआई का जो आर्टिकल 40 है, जो कि चैप्टर 9 के तहत आता है, तो चैप्टर 9 आर्टिकल 40 के तहत ये कहा गया है कि किसी भी 2 पक्षों के बीच के मामले को निपटने के लिए बीसीसीआई अपना एक लोकपाल नियुक्त करेगी। और इसी आर्टिकल 40 के तहत अब सुप्रीम कोर्ट ने डीके जैन को, जो कि रिटायर्ड जस्टिस हैं, उन्हें अभी पहला लोकपाल बनाया। आपको बता दूं कि 2018 27 सितंबर को न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय जो खोज पीठ का गठन किया गया। और इनका क्या काम था कि जो पहला जो लोकपाल बीसीसीआई का होगा उसको ये लोग ढूंढेंगे। और इसमें 8 सदस्य में तो ये रंजना प्रकाश देसाई जो उनकी चेयरमैन थी, उनके साथ ही ऐसे बहुत ही एमिनेंट पर्सन थे, जिसमें अरुंधति भट्टाचार्य थी, जिसमें इसरो के पूर्व चीफ थे। तो ऐसे 8 मेंबर्स थे जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इसे खोजें। और अब जाके जब डीके जैन को नियुक्त किया गया, तो वहां पे जो भी प्रशासनिक मुद्दे हैं उन्हें संभालने के लिए ये जिम्मेदारी वो सौंपेंगे। ये जो लोकपाल की नियुक्ति की जाती है वो इसलिए भी की जाती है कि ताकि इंडिपेंडेंट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म तैयार हो सके। जो हमने सुना कि अभी हाल ही में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को लेके एक बहुत ही वहां पे एक घमासान चल रही थी कि उनके एक्टिविटी को, उनके कंडक्ट को लेके। तो अब इस मामले में जो अंतिम निर्णय होगा वो डीके जैन ही लेंगे। इसके साथ ही दोस्तों एक नया नियुक्ति भी किया गया, और वो क्या है कि COA जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर है, इसके तीसरे सदस्य के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल रवि थोड़गे को तीसरे सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। और ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही हुआ। अब ये क्या है, COA को 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ही COA की नियुक्ति की थी। और इसमें 4 मेंबर थे। इन 4 मेंबर में कौन कौन थे? जो इनका जो चीफ बनाया गया था वो थे एक्स CAG चीफ विनोद राय। अब ये CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, विनोद राय को इनका चीफ बनाया गया। और इसके साथ ही इसमें 3 और मेंबर को जोड़े गए थे, जिसमें इंडियन वीमेन टीम की जो फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन थी डायना एडुल जी, उसके बाद हिस्टोरियन थे रामचंद्र गुहा और बैंकर विक्रम लिमाये को। बाद में रामचंद्र गुहा और विक्रम लिमाये ने रिजाइन कर दिया, तब जाके अभी तक वहां पे सिर्फ 2 ही सदस्य बचे थे COA में, विनोद राय और डायना एडुल जी। अब इसके बाद तीसरे सदस्य के रूप में रवि थोड़गे को नियुक्ति की गई है वहां पर। बढ़ेंगे आज के दूसरे सवाल की ओर। सरकार ने हाल ही में 12 बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के लिए 48,239 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें किस बैंक के लिए सबसे अधिक राशि मंजूर की गई? ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक। सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉर्पोरेशन बैंक। कॉर्पोरेशन बैंक को सबसे अधिक, ये जो टोटल रिकैपिटलाइजेशन के लिए 48,239 रुपये दिए गए, इसमें सबसे अधिक कॉर्पोरेशन बैंक को दी गई। और कितनी? 9,068 करोड़ रुपये सिर्फ कॉर्पोरेशन बैंक को जाएगा। इसके साथ ही 12 और भी बैंक है जिन्हें कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा। ये सारा डिटेल आप हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। अगर जो सबसे टॉप 4 जो है उसमें है PNB, जिन्हें 5908 करोड़ रुपये, उसके बाद इलाहाबाद बैंक 6896 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ इंडिया 4638 करोड़ रुपए और यूनाइटेड बैंक को 4112 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब आपको ये बताएं कि ये रिकैपिटलाइजेशन की जरूरत क्या होती है, क्यों केंद्रीय बैंक जो सेंट्रल बैंक है वो किसी भी PSU में, PSB में रिकैपिटलाइजेशन क्यों करेगी। देखिए, अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2018-19 में जो जितने भी ये 12 जो सरकारी बैंक हैं उनके रेगुलेटरी कैपिटल को
बनाए रखने के लिए और उसको जो आवश्यकता है और ताकि कि उनका जो फाइनेंशियल ग्रोथ हो वो अपवार्ड हो, वो बढ़े, उसके लिए कुछ पैसे की इन्फ्यूजन की ज़रूरत होती है और यही पैसे के लिए सेंट्रल बैंक इन बैंकों को देती है। आपको मैं बता दूं, अगर इन बैंकों में जिनके पास जो अपनी रेगुलेटरी कैपिटल नहीं होती, उन्हें मैंने आपको बताया है कि आरबीआई एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल देती है। वो क्या है? पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, यानी इसके तहत उन बैंकों को डाल दिया जाता है। हालांकि इन 12 बैंकों में बहुत सारे बैंकों को अब पीसीए से बाहर निकाल लिया गया क्योंकि उनका जो फाइनेंशियल ग्रोथ था वो अच्छा हो रहा है और इसके बाद चूंकि अब सेंट्रल बैंक इसमें अपना कैपिटल इन्फ्यूज कर रही है तो इससे जो अगला आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें जरूर ये सारे बैंक अच्छा करेंगे और इसी के लिए गवर्नमेंट इसमें पैसे भी देती है। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की ओर। किस देश ने हाल ही में अपनी सेना में एक नई सशस्त्र सेवा अंतरिक्ष सेना स्पेस फोर्स की स्थापना के लिए कार्यकारी आदेश पारित किया? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, उत्तर कोरिया, चीन। सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने अभी हाल ही में एक अपना नियम वहाँ पे पारित किया जिसके तहत उन्होंने बताया कि जो यूएस की जो आर्मी है जिसमें अभी तक 5 डिवीज़न है उसमें एक 6ठा डिवीज़न तैयार किया जाएगा और वो होगा स्पेस फोर्स के रूप में। 5 डिवीज़न कौन कौन से हैं? ये हैं नौसेना, सेना, वायुसेना, मरीन और तटरक्षक बल है। इसके बाद अब 6ठे के रूप में ये स्पेस आर्मी वहाँ पे तैयार किया जा रहा है, स्पेस फोर्स तैयार किया जा रहा है और इसके लिए सरकार ने वहाँ का स्पेस पॉलिसी डायरेक्टिव SPD अंतरिक्ष नीति निर्देश पे अपना हस्ताक्षर किया। अब इसी के तहत क्या होगा कि वायुसेना के अंदर एक नया डिपार्टमेंट तैयार किया जाएगा स्पेस फोर्स के रूप में। क्या करेगा स्पेस फोर्स? इसमें लड़ाकू और लड़ाकू को जो समर्थन करने के लिए जो भी कार्य होंगे उनको शामिल किया जाए ताकि स्पेस में अपनी सुरक्षा की जाए। अब समझिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आपको मैं बता दूं, यूएस अपना कॉम्पिटिटर मानता है रशिया और चाइना को। रशिया और चाइना लगातार अपने नए नए तकनीकी के जरिए नए नए सैटेलाइट को स्पेस में भेज रहे हैं। अब अगर यूएस का कहना है कि 2000 अगर मैं स्पेस में सैटेलाइट भेजता हूं, इसमें 80% जो होते हैं वो शांतिपूर्ण यानी पीसफुल काम के लिए दिया जाता है, जो सिविलियंस के लिए काम हो। अगर इसमें से किसी भी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया उनके दुश्मन देशों के द्वारा तो फिर इनका जो डेली जो रोजमर्रा का काम है वो रुक जाएगा। और चूंकि चाइना और रशिया जिस एग्रेसिव नेचर के तहत वहाँ काम कर रही है, और आपको मैं बता दूं रशिया ने 2015 में अपना ऐसे ही एक स्पेस डिवीजन तैयार किया था जिसके तहत उन्होंने एक आर्मी बनवाई थी। ऐसे ही चाइना भी अपना एक आर्मी तैयार कर रही है अपने स्पेस को बचाने के लिए। इसी सब को देखते हुए यूएस ने भी अब इस बात के लिए जो है एक प्रस्ताव पारित किया है कि क्यों ना हमारा भी अपना एक आर्मी है जो कि अंतरिक्ष में अगर किसी भी तरह की लड़ाई होती है तो वहाँ पे जो अंतरिक्ष के नॉलेज वाले जो लोग होंगे उन्हें इन आर्मी में शामिल किया जाए ताकि उनसे वो बचाया जा सके अपने अंतरिक्ष जितनी भी सेवाएं हैं उनको। हम बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों को अपनी जमीन में सौर ऊर्जा उपकरण लगाकर सिंचाई करने और सोलर पैनल से बिजली पैदा कर बेचने हेतु एक नई योजना का शुभारंभ किया। उस योजना का नाम बताएं। समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके किसी भी अगले साल आने वाले इस साल आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ऑप्शन है पीएम किसान, कृषि कुसुम, कुमकुम। सही जवाब है ऑप्शन सी, कुसुम। अब ये क्या है? देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सौर ऊर्जा उपकरण लगाकर यानी सोलर पंप लगाकर आप वहां से अपना सिंचाई कर सकते हैं अपने खेतों में। साथ ही सोलर पैनल लगाइए आप और उससे अपना खुद का बिजली आप तैयार कीजिए, बिजली को बेचिए और आपकी जो आय होगी वो बढ़ेगी। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार कितनी चिंतित है इससे ये आपको एक योजना बताएगा। कुसुम है क्या? किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। कुसुम KUSUM किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम को अभी हाल ही में कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी और इसी के लिए उन्होंने 34,422 करोड़ रुपए का फंड तैयार किया और इसका जो ऑब्जेक्टिव रखा गया कि 2022 तक हम 25,750 मेगावाट बिजली की क्षमता हम तैयार कर देंगे। क्या होगा इससे पूरे देश में किसानों को आसानी से बिजली मुहैया कराई जा सकती है। क्या होगा? सिंचाई बढ़ेगी और क्या होगा? उनका जो इनकम होगा वो बढ़ेगा। इनकम बढ़ाने के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस बार बजट में भी क्या शुरू किया गया, पीएम किसान। तो ऐसे बहुत सारे और भी कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार ने शुरू किए हैं ताकि किसानों की जो आय हो उन्हें बढ़ाया जाए, किसान के सिंचाई में जो भी काम किया जा सके वो करे। तो उसी के तहत एक कुसुम नया कार्यक्रम शुरू की गई। इसमें क्या होगा?
इसमें सरकार कहती है कि इसमें सिर्फ 10% जो है किसान को अपना पैसा लगाना पड़ेगा, 60% जो है वो सरकार जो है इसमें सब्सिडी देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस योजना के तहत फार्मर्स को 60% की सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें 30% सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे, 30% स्टेट गवर्नमेंट देंगे। अब 10% किसान का, बाकी का जो 30% होगा वो वहां से सरकार इन्हें लोन लेने में सहायता करेगी ताकि वो एग्रीकल्चर लोन ले ले। इस एग्रीकल्चर लोन पे भी बहुत तरह का इंटरेस्ट माफ किया जाता है। तो यानी लगभग आपका अगर 100 रुपये का खर्च है तो 10 से 15 रुपये के खर्च में आपकी पूरी सिंचाई हो जाएगी, आप बिजली तैयार करके बेच सकते हैं। समझिए इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है फार्मर्स के लिए और इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। आज का अगला सवाल, हाल ही में ईपीएफओ ने 2018-19 के लिए भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड जमा पर कितना प्रतिशत ब्याज दर रखा? ऑप्शन है 8.55%, 8.65%, 9.55%, 9%। सही जवाब ऑप्शन बी 8.65%। अभी हाल ही में ईपीएफओ ने इसे 0.10% बढ़ाया, जो कि पहले 8.55% था, उससे बढ़ाया 8.65% बढ़ाया है। इतनी की वृद्धि की गई है। और किस फाइनेंशियल ईयर के लिए? 2018-19, यानी 2018-19 मार्च 2018 से ही ये लागू हो जाएगी। क्या हुआ इसमें? 6 करोड़ से अधिक जो भी प्रोविडेंट फंडर हैं, जो कि इसमें अपना प्रोविडेंट फंड अपना जमा करते हैं, उनके जो भी फंड हैं उनमें अब जो ब्याज दर होगा ये लागू हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं ये अभी भी कम है। अगर आप इसकी पिछले सालों से तुलना करें तो 2016-17 में ये 8.65 थे, जिसको अभी बराबर किया गया। 2015-16 में 8.8% था और 13-14-15 में 8.75% था। यानी पहले अगर 2-3 साल पहले की बात करें तो अभी भी ये कम है, लेकिन धीरे धीरे सरकार इसको बढ़ा रही है। अब आप कहेंगे ये जो डिसीजन होता है ये लेता कौन है कि कब बढ़ाना है कब कम करना है? तो ये लेबर मिनिस्ट्री के चेयरमैनशिप में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बैठती है, सीबीटी बैठती है, और फिर वो डिसीजन लेते हैं कि ये पीएफ के ऊपर कितना % का इंटरेस्ट दिया जाए। और वही हुआ कि न्यासी बोर्ड है, जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कहते हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम अब 0.10% बढ़ाएंगे और 8.65% अब पीएफ दिया जाएगा। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। किस बीमा कंपनी ने एक नया माइक्रो इंश्योरेंस प्लान माइक्रो बचत लॉन्च किया? ऑप्शंस हैं अपोलो म्यूनिक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, जीवन बीमा निगम, बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस। सही जवाब एलआईसी जीवन बीमा निगम। जीवन बीमा निगम ने अभी जो कम कमाई वाले जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही एफिशिएंट एक प्लान लेके आए हैं, माइक्रो बचत, जो क्या होगा, प्रोटेक्शन भी देगा और सेविंग भी करेगा। प्रोटेक्शन देगा कि वो लाइफ इंश्योरेंस होगा, और फिर सेविंग का मतलब होता है कि एक मुश्त आपको, अगर आपने 15 साल तक कुछ पैसे जमा किए तो एक मुश्त आपको पैसे भी दिया जाएंगे। तो इस तरह का जो ये एक स्कीम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया में इंश्योरेंस के देखेंगे तो लगभग 3% से भी कम लोग इंश्योर्ड हैं, और अगर यूएस की कंपैरिजन करें जहाँ पे 90% से अधिक लोग इंश्योर्ड हैं, तो अभी भी ये जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। अब इसी डिफरेंस को पाटने की ज़रूरत है। उसी के तहत बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है नई नई तरीके की पॉलिसी ला रही है, और उसी के तहत एक माइक्रो बचत, ताकि जो भी स्मॉल इनकम फैमिली है या स्मॉल इनकम ग्रुप है वो अपना एक प्लान कर सके जिसमें प्रोटेक्शन भी मिले और सेविंग भी मिले। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। इनमें से किसे यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया? ऑप्शंस हैं अचीम स्टेनर, एरिक सोलहेम, इंगर एंडरसन, मुस्तफा कमाल तोलबा। सही जवाब ऑप्शन सी इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन किसका जगह लेंगी? एरिक सोलहेम का। एरिक सोलहेम ने अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे पॉपुलरली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट भी कहा जाता है, इसके कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से उन्होंने रिजाइन कर दिया था। क्यों रिजाइन किया था? क्योंकि इनके ऊपर एक क्लेम किया गया कि इन्होंने अपने सिर्फ यात्रा खर्च पे बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च किया, जो लगभग 50 मिलियन से अधिक का सिर्फ इन्होंने अपने जर्नी में और होटल में ही खर्च किया। और इसके बाद जब इनकी ऑडिट की गई तो इनको इसके तहत इनको पकड़ा गया और फिर ये इन्हें रिजाइन देना पड़ा। उसके बाद अभी एंगर एंडरसन को इस पद पे नियुक्त की गई, और वो अभी जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के महानिदेशक के पद पर ऑलरेडी अभी वो काम कर रही है। चूँकि इनका जो है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन प्रोटेक्शन को लेकर बहुत ही अच्छा काम है, उसी को देखते हुए इन्हें इस पद पे नियुक्त की गई। ये डेनमार्क से हैं, तो इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ की हैं तो वो डेनमार्क कहा जा सकता है। बात करेंगे यूएनईपी की,
यूएनईपी को 1972 में ये बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? नैरोबी, केन्या में। और अगर हेडक्वार्टर भी है तो वो नैरोबी ही है यूएनईपी का, आप बता सकते हैं। इसकी स्थापना जो है मॉरिस स्ट्रॉन्ग ने की थी 1972 में। इसका जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट है उसमें कितना बड़ा इनका काम है आप समझ सकते हैं कि जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो यूएनईपी है, इन दोनों ने मिलकर आईपीसीसी का गठन किया था। आईपीसीसी आपको बता दूं इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है, जो कि 1988 में बनाया गया था। इसका एनवायरनमेंट को लेके ये बहुत ही बड़ा काम करते हैं ये सब मिलके, और उसमें यूएनईपी का बहुत ही बड़ा हाथ था। और आज का अंतिम और 8वां सवाल, हाल के एक सर्वे के अनुसार गंगा नदी और इसकी 2 सहायक नदियां में गैंगेटिक डॉल्फिन की संख्या कितनी बताई गई? ऑप्शन है 1150, 1010, 1200, 1100। सही जवाब 1150। अभी हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और तिलका मांझी विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है, भागलपुर बिहार में, इन तीनों ने मिलकर एक सर्वे किया। सर्वे के पदार्थ बताया कि गंगा, उसकी जो ट्रिब्यूटरी है गंडक और घाघरा, इन दोनों में 1000 किलोमीटर के स्ट्रेच पे लगभग 1150 डॉल्फिन मिले, जिनकी मतलब जो एक बहुत ही बड़ा बूस्ट है पूरे वर्ल्ड में देखे कि डॉल्फिन की संख्या को, क्योंकि अभी फिलहाल देखने में आया है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पूरे विश्व भर में डॉल्फिन की संख्या गिरते जा रही है, और जिसको लेके पर्यावरण जो एक्सपर्ट हैं वो सब बहुत ही चिंतित और उनको चिंता का विषय माना जाता है। ऐसे समय में जब बिहार के गंगा में गैंगेटिक डॉल्फिन की संख्या बढ़ रही है तो ये एक बहुत ही बड़ा बूस्ट है गवर्नमेंट इंडिया के जो नमामि गंगे है, गंगा को कंजर्वेशन के लिए जो कदम किया जा रहा है, गंगा को साफ करने के लिए, तो उसका एक प्रूफ ये दिखता है कि अब वहाँ पे डॉल्फिन की संख्या बढ़ते जा रही है, मतलब गंगा साफ होते जा रही है। और ये जो सर्वे हुई थी कब हुई थी? 18 नवंबर से 10 दिसंबर 2018 के बीच। हो सकता है कि अब नंबर बढ़ भी जाए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का Q&A का पहला सेगमेंट। हम बढ़ेंगे आज के दूसरे सेगमेंट में, जहाँ पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था उसका जवाब बताएंगे, और फिर आपके लिए एक सवाल भी हम रखेंगे। तो देखते हैं सवाल क्या था। केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने हाल ही में किस प्लेटफॉर्म पर स्वायत्त पहल शुरू किया? ऑप्शन है नीति आयोग, अटल टिंकरिंग लैब्स, GEM, DIBP। सही जवाब ऑप्शन सी GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसी के ऊपर सुरेश प्रभु ने स्वायत्त एक पहल शुरू किया, और जिसके तहत वो जो स्टार्टअप है, महिला और युवा, इन सबको बढ़ावा देने के लिए ये एक पहल शुरू की गई कि इसके तहत ही यहाँ से जो भी गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल सकती है वो सारी ही यहाँ पे इजीली अवेलेबल होगी। तो ये थी आपका जो स्वायत्त एक पहल है। और अब आज का सवाल, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सियोल शांति पुरस्कार के तहत मिले $2 लाख को किस योजना को बढ़ाने के लिए समर्पित किया? ऑप्शन है नमामि गंगे, आयुष्मान भारत, PM किसान, स्वच्छ भारत। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। साथ ही अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिए, इससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा होगा। इसे अधिक से अधिक प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ फटाफट कर ले, ताकि आपको इस पे जितने भी नई नई चीज़ें अपलोड की जाती है वो सारी आपको तुरंत आपके इनबॉक्स में मिल जाए। अपने दोस्तों को भी बताएं, और देखते रहें जागरणजोश.com।